साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दोपहर का जो पहले का पेपर हुआ था और अब ये जो पेपर है दोपहर बाद का, आज 24 तारीख को, तो उसमें मनोविज्ञान के पेपर की अगर अपन बात करें तो जो पहला पेपर हुआ था सुबह के टाइम, वो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। और अगर इस पेपर की तुलना करें तो उसकी बजाय ये पेपर थोड़ा एवरेज समझ सकते हैं, एवरेज से भी कमज़ोर ही माने इस पेपर को। तो इन क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा इजी था, जबकि जो सुबह का जो पार्ट में हुआ था सेमेस्टर में, उसका जो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल था। तो चलिए अपन मनोविज्ञान के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अब सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। अब सीखने की प्रक्रिया, सीखना जो है, देखिए काफ़ी कन्फ्यूज क्वेश्चन है, अपन साधारण समझ सकते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया है मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? मानसिक प्रक्रिया। अगर आपको ये पूछा जाता है इसमें कि अधिगम जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो निश्चित रूप से हम उपयुक्त सभी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में अपन कह सकते हैं हमारा जो मानसिक कारक है वो एक मानसिक प्रक्रिया अपन कह सकते हैं। इसकी प्रक्रिया की बात की गई है। देखते हैं बोर्ड के आंसर मानते हैं इसमें। आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो इसमें देखिए, एक तो प्रगति, प्रतिगमन, और सी है रूपांतरण, और डी है जिससे पैदा होता है। तो इसमें कुछ प्रश्न में भी अपन थोड़ी सी स्पष्टता लग रही है, अस्पष्टता है इसमें। तो आनुवंशिकता का सामान्य नियम, जैसे एक तो रूपांतरण है, प्रतिगमन है, ये सामान्य नियम है। अब इन दोनों में कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है स्पष्ट उसका आंसर नहीं हो, तो इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। आगे अपन चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आगे। हालांकि अपन ये मान सकते हैं, अब ये प्रगति का पूरा क्या है, जैसे पैदा होता है, तो ये कोई नियम नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन डी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। RT 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने कार्य की डिमांड करता है? आपके सामने ऑप्शन है, ए 40 घंटे, बी 42 घंटे, सी 45 घंटे, और डी है 48 घंटे। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, इसका क्या हो जाएगा, 45 आवर्स। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। अब देखिए वही क्वेश्चन वापस, शायद डबल क्वेश्चन है इसमें। सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, तो सीखने की प्रक्रिया में वहाँ पे मानसिकता, यहाँ पे मानसिक नहीं है। मेरे पास जो क्वेश्चन मेरे को मिले हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। तो उसमें शारीरिक, सेकंड है मनोवैज्ञानिक, और सी है पर्यावरणीय, और डी है सभी। तो मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अधिगम क्या है, अपन मान सकते हैं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई पर्यावरणीय प्रक्रिया। प्रक्रिया की बात की तो काफ़ी स्टूडेंट मेरे हिसाब से इसमें कन्फ्यूज हुए हैं। देखिए बोर्ड क्या मानता है, मेरे हिसाब से निश्चित रूप से मेरे अनुभव अनुसार अगर देखें तो इसमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि का जो सिद्धांत आप सबको पता है। देखते हैं इसमें ए बिने, बी फ्राइड, सी थ्रिस्टन, और डी है गार्डनर। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो गार्डनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया क्या है? ए यहाँ पे है पढ़ने में कठिनाई, बी लिखने में कठिनाई, सी प्रतिस्पर्धा में कठिनाई, और डी है वर्तनी में कठिनाई। तो डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया क्या है? एक पठन संबंधी विकार है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। शिक्षण के 3 प्रमुख आधार है। आपको शिक्षण के 3 प्रमुख आधार देखने हैं। है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, बी सिद्धांत, शिक्षण और उद्देश्य, और स है यहाँ पे शिक्षा, शिक्षक और क्रिया, और डी है महत्व, शिक्षक और व्यापक। तो यहाँ पे शिक्षण के जो 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आया था बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो आप सबको पता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये ऑप्शन आप सबको, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि स्थिर अवस्था बनाने के लिए शरीर की प्रकृति को कहा जाता है। अपन कह सकते हैं एक समान स्थिति बनाए रखने को क्या कहेंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ऑप्शन है समस्थिति, बी संतुलन, सी प्रेरणा, और डी है बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थिति। होम्योस्टेटिस कहते हैं अपन इसको, समस्थिति। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 2009, बी 2010, सी 2005, और डी है 2012। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009। RT एक्ट की बात की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा है तो मस्तिष्क में चलने वाली जो गति है या प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है अधिगम, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सूचनाओं को मैनिपुलेट अपन कह सकते हैं। फिर मानसिक कल्पना, ठीक है। सी है विचारण और डी है संकल्पना। तो देखिए विचारण जो उसी को कहते हैं अपन चिंतन कहते हैं, थिंकिंग। तो वर्ड थोड़ा दूसरा है। अब इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी क्या दे रखी है, तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तेजना की सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये परिभाषा, ये कथन किसका? आपके सामने ऑप्शन है डार्विन, बी शेफर, सी जर्सिल्ड और द स्पेंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का डार्विन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, व्यक्तित्व के आकलन करने की विधि नहीं है। व्यक्तित्व के आकलन करने की विधि नहीं आपको पूछी है। आपके सामने ऑप्शन है व्यक्ति इतिहास केस स्टडी, ये तो है। निर्धारण रेटिंग स्केल है जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, ये इंटरव्यू हो गया। तो इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 में सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में जो ऑप्शन है वस्तु सूची तकनीक, ऐसी कोई व्यक्तित्व आकलन करने की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं है। देखिए बौद्धिक आसक्तता जो अपन कह सकते हैं 70 जो है उस IQ से जो नीचे आते हैं उनको कौन कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? तो उसमें 3 कैटेगरी होती है, तीव्र, मध्यम और गंभीर, ठीक है। तो ये भी इसमें है, तीव्र, मध्यम और गंभीर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा, जो मानसिक मंदता है, सॉरी हल्की मंदता है, ये मानसिक मंदता के कैटेगरी में वर्गीकृत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। आपके सामने ऑप्शन है, ये जो है जो सिद्धांत यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की जो थ्योरी है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके जो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है इसमें सूक्ष्म प्रणाली जिसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बी जो ऑप्शन है कालक्रम, सी है एक्सो सिस्टम और डी है मेसो सिस्टम। तो निकटतम वातावरण सबसे पहले जो शुरुआत होती है माइक्रो सिस्टम से ही होती है, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कई स्टूडेंट ने गलत किया हो। तो माइक्रो जो सिस्टम है सबसे पहले नंबर का है और जिसमें व्यक्ति स्वयं रहता है। आपको पता है पहले माइक्रो सिस्टम, उसके बाद मेसो सिस्टम, उसके बाद में एक्सो सिस्टम और उसके बाद में मैक्रो सिस्टम। ये माइक्रो सिस्टम है, सूक्ष्म प्रणाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को कहते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन है, यहाँ पे होना चाहिए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उसको अपन क्या कहेंगे? आपके सामने ऑप्शन है अ अधिगम, ब विचारण, स अनुभूति और द प्रेरणा। तो अनुभव के परिणाम से व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन वो क्या कहलाता है? अधिगम। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। आपको ये पूछा इनमें से कौन सा जैविक निर्धारक नहीं है? तो देह की संरचना इसमें है, तंत्रिका तंत्र भी इसके अंदर, और ग्रंथियाँ जो हमारी नलिका विहीन है नली, और ये एक अलग ही ऑप्शन आपको मिला है स्थितिजन्य संरचना। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा क्वेश्चन है वो भी अपन देखते हैं एक बार। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब, इसके बाद का जो पूरा वीडियो भी अपन बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।